हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। जैसे अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, सेम वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो जैसे हमने देखा ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सारी फाइनेंशियल नेचर के जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करने वाले हैं, जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड चीजें हैं ना उनकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट कैसे आया उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना। मतलब अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना वो हम अप्लाई करने वाले हैं। किस पे? कॉस्ट पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम कॉस्ट को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स व्हाट? एक्युमुलेशन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट आपको कैसे आई है, कॉस्ट को आपको डिटरमाइन करना है। आपको कहाँ कहाँ से कॉस्ट आ रही है, कैसे किस नेचर की कॉस्ट है, उसको उसके नेचर के हिसाब से उसको ग्रुपिंग कर देना होगा, है ना। किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, किस सेंटर की कॉस्ट है, इस तरह से उसको एलोकेट कराना होता है और इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। तो इस पूरी चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो इट मीन्स कि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग करने वाले हैं। आप अकाउंटिंग का जो भी प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई कर समराइज करना, एनालाइज करना, ये पूरा अकाउंटिंग करने वाले हैं किसकी? कॉस्ट की। जहाँ पे आप ये रिकॉर्ड करते हैं कि कॉस्ट क्या क्या है, कितना है, कहाँ से आया है, उसके नेचर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे, किसने कॉस्ट किया है, मतलब किससे रेज हुआ है, किस डिपार्टमेंट्स का खर्चा है वो, या किस सेंटर का खर्चा है, किस ऑपरेशन से खर्चा है, किस प्रोसेस से खर्चा है। उन सब चीज़ों को हम फिक्स करते हैं, एलोकेट कराते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट मैटर करता है। आपको कॉस्ट ही डिटरमाइन करनी है। तो कॉस्ट होता क्या है? सो बेसिकली कॉस्ट का मतलब होता है, जो कि आईसीएमए लंदन ने क्या कहा था, कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी। किसी भी चीज़ या किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो भी टोटल खर्चा होता है वो क्या बन जाती है? उसकी कॉस्ट। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने परचेज करने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि ये मेरी कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, प्राइस बोलते हैं ना। तो बेसिकली उस प्राइस में क्या होगा? उस बनाने का, उस प्रोडक्ट को तैयार करने का सारा खर्चा और उस बिजनेसमैन की प्रॉफिट, इन दोनों को मिला के वो प्राइस फिक्स हुई होगी जो आप पे करते हैं। पर बीइंग अ कस्टमर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है ना? तो मतलब क्या लगा, क्या खर्चा हुआ आपके पास से, उस प्रोडक्ट को पाने के लिए आपने जो भी खर्चा किया वो आपके लिए कॉस्ट बन जाती है। तो कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है, आईसीएमए लंदन ने जो चीज़ कही कि किसी भी चीज़ या किसी भी एक्टिविटी को करने में जो भी खर्चा है वो सब के सब क्या कहलाने वाले हैं? कॉस्ट कहलाने वाले हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या कही गई। मीनिंग तो समझ में आ गया कि कॉस्ट मतलब जो भी खर्चा है उस चीज़ को आपको डिटरमाइन करना है। उसके पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, उसको डिटरमाइन करने के पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। कि कैसे रिकॉर्ड कर पाएँ, क्लासिफाई कर पाएँ, उसको एलोकेट करा पाएँ, उस सब चीज़ों को ही हम क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। पर इसके रिगार्डिंग डेफिनेशंस क्या दी गई हैं? तो एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आईसीएमए लंदन ने क्या कहा? कॉस्ट को एसरटेन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का जो पूरा प्रोसेस है या जो पूरी टेक्निक है उसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। मतलब जो कुछ भी मेथड, जो कुछ भी टेक टूल्स या जो कुछ भी टेक्निक आप यूज़ करने वाले हैं, जिस भी प्रोसेस के थ्रू आप ये डिसाइड कर पाएँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग कितना खर्चा गया है, वो सब क्या कहलाने वाली है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसे वॉल्टर डब्ल्यू बिग ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोविजन है, एक तरीका है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक प्रोविजन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो खर्चे हैं ना, एक्सपेंडिचर्स, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको उनके नेचर के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं कि किस तरह का खर्चा है, उसको क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं। उन सारे खर्चों को एनालिसिस करते हैं कि जिससे हम क्या कर सकें, हम किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट कितनी है, पूरा खर्चा कितना है, वो समझ सकें और उसके बेसिस पे हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकें। क्लियर है? मतलब कि हम पूरे खर्चों को एनालिसिस करेंगे जिस भी प्रोविज़न के थ्रू, जिस भी चीज़ के थ्रू क्लासिफ़ाई करेंगे कि हम ये इस कंडीशन में आ सकें कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया है, कितना टोटल खर्चा आया है। और ये जो हम
असर्टेन कर पाएँगे ना, वो बहुत ही रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब कहीं भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं और सेम चीज़ जो हमने किया, जो हमने कैलकुलेट किया, उसको जब हम डिक्लेयर कर पाते हैं, डिस्क्लोज़ कर पाते हैं कि कैसे ये खर्चा बना, कैसे ये कॉस्ट बनी, तो उसी प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर है? तो वॉल्टर डब्ल्यू का बहुत ही वो है, सिंपल सा है और पूरा प्रोसेस उन्होंने समझा दिया कि आपको कुछ नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली रूल, रेगुलेशन, टूल्स, टेक्निक्स वो सब कुछ है, जिसके बेसिस पे आप खर्चे को ना एनालिसिस कर पाएँ, क्लासिफ़ाई कर पाएँ और ये डिसाइड कर पाएँ कि एक चीज़ की प्रोडक्शन पे टोटल कितना खर्चा आया है, और ये काम बहुत रीज़नेबल एश्योरेंस के साथ करना, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई भी गलती की चांस ना हो, और जो भी आपने डिटरमाइन किया है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ करें कि कैसे आपने ये चीज़ बनाई कि हाँ, इतना खर्चा लग गया, और यही खर्चा आप प्रॉपर तरीके से सामने रख दीजिए, डिस्क्लोज़ कर दीजिए। इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्टडी करेंगे। किन चीज़ों की स्टडी करेंगे? बेसिकली आप कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आपको तो ये समझ में आ गया कि खर्चों को कैलकुलेट करना है, खर्चों को समझना है, पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ठीक है? एनालिसिस करना है, क्लासिफाई करना है, एलोकेट करना है, ये सब चीज़ें करना है। तो बेसिकली है क्या चीज़? हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ दोज़ कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। उन सारे कॉन्सेप्ट्स, उन सारे टूल्स, उन सारी टेक्निक्स, वो सारे मेथड्स जिनके बेसिस पे आप कॉस्ट को एसरटेन कर पाएँ, डिटरमाइन कर पाएँ और एनालाइज़ कर पाएँ, उसी को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। आप यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हैं, आप यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग पढ़ते हैं, आप जॉब कॉस्टिंग पढ़ते हैं, है ना? आप बहुत तरह के टाइप्स ऑफ बजटेड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, वेरिएंस क्या होते हैं, आप ये सब कुछ पढ़ते हैं। बेसिकली ये सब है क्या? ये टूल्स और टेक्निक्स ही हैं, जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि खर्चा क्या है, कैसे है, क्यों है? ये सारी चीज़ें। इसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 चीज़ों पे डील होती है। एक, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसकी खर्चा कितना आया, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो गुड्स है। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका खर्चा कितना आया, और 1 यूनिट पे एक खर्चा कितना है। हम अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमने 1 लाख प्रोडक्ट बनाया, तो वो हमारा टोटल कॉस्ट आया कि 1 लाख प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा आ गया, वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब 1 लाख में से 1 ही यूनिट को बनाने में, क्योंकि जब आप मार्केट में सेल करते हैं ना, किसी एक को सेल करते हैं ना, एक साथ 1 लाख तो सेल नहीं हो जाता है, एक-एक करके कस्टमर खरीदते हैं, है ना? तो 1 यूनिट बनाने में कितना खर्चा है, इसको डिसाइड कर पाना, यही 2 चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लियर है? हम यही चीज़ फिक्स करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये एक इस तरह से टूल है ना, जो मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट इसके बेसिस पे डिसाइड कर पाती है। जब वो उसे पता होगा मैनेजमेंट को कि खर्चा कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है कि सही हो रहा है, किन टेक्निक्स की वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किस सेंटर पे, किस प्रोसेस में, किस ऑपरेशन में, किस डिपार्टमेंट से खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब कुछ जब आपकी आँखों के सामने होगा बीइंग इन मैनेजमेंट, तो आपको ईज़िली डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी कि आगे मुझे क्या करना है ना? मुझे कोई चेंज करना है तो कैसे करना है, कहीं कम करना है तो क्या करना है, मतलब आप हर चीज़ के रिगार्डिंग डिसीज़न ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर या फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक? कि क्या नेचर्स है या फीचर्स क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। क्वेश्चन में जैसा भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें नेचर और फीचर्स के अंदर आती हैं। पहली बात तो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी कॉस्ट है उसको एनालिसिस करते हैं और उसका सिस्टमैटिक बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं कि कंपनी में क्या ऑपरेशन हुआ, क्या प्रोडक्ट बना, क्या सर्विसेज हुई, उन सबसे रिलेटेड ये खर्चा है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना। ये क्या कहलाता है, ये फीचर है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का, यही नेचर है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही करते हैं। ये क्या है कि सब फील्ड है अकाउंटिंग के, जैसे मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग को बाय प्रोफेशन चूज किया जाता है। जैसे सीए होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, सीए सीएस होते हैं, वैसे ही आईसीडब्ल्यूए होते हैं, मतलब कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी होते हैं, जो बेसिकली कॉस्ट के लिए ही होते हैं। ठीक है? तो ये एक तरह के प्रोफ़ेशन में आता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज़्ड ब्रांच है, तो इसके लिए सारे रूल्स, रेगुलेशन, इसका एक्ट सब कुछ चीज़ें फ्रेम है। क्लियर है? कॉस्ट अकाउंटिंग का और क्या नेचर है कि आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट और साइंस कैसे? देखिए साइंस जो होता है बेसिकली वो ये कहता है कि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, और आर्ट क्या कहता है कि इन प्रिंसिपल, इन रूल एंड इन रेगुलेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जितने भी रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो तो जानते ही जानते हैं कि ये स्पेसिफिक टूल्स है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन इनको कैसे अप्लाई करना वो भी सिखाया जाता है। तो ये आर्ट और साइंस दोनों हो जाता है, ठीक है?
इसके अलावा हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी डिफरेंट टाइप के कॉस्ट होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट बनती है। मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्ट खर्चा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या है कि हम कह लें ये ओवरहेड है ना? ये मटेरियल का खर्चा है, ये लेबर का खर्चा है, ये अदर खर्चे हैं। इस तरह से हम खर्चों को बाँटते हैं। जितने भी तरह के खर्चे हैं, उन सबको हम समझ पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और टोटल कॉस्ट को कंप्यूट कर पाते हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, उसकी कॉस्ट को इन्फॉर्म करता है, मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतना खर्चा है या इस सर्विसेज का इतना खर्चा है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं या जो प्रोसेस के थ्रू आप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं ना, उस वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें आपको इस अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाने वाली हैं। कि जैसे क्योंकि हम ना हर एक चीज़ को जब आप कॉस्ट शीट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ डिवाइडेड है कि फैक्ट्री का कितना खर्चा हुआ, एचआर ने कितना खर्चा किया, मतलब मैनेजमेंट या सेल्स ने हमारा कितना खर्चा किया, या हमारा जो प्रोडक्शन टीम का है वो खर्चा कितना, ऑफ़िस का खर्चा कितना है, हर एक खर्चे वहाँ पे डिवाइडेड होते हैं, है ना? एडवर्टाइज़मेंट वगैरह का कितना खर्चा है, हर खर्चा डिवाइडेड है। तो आप बहुत ईज़िली डिटरमाइन कर पाते हैं कि अगर खर्चा बढ़ा तो क्यों बढ़ा? कम है तो क्यों है? एफिशिएंसी कहाँ कम ज़्यादा हो रहा है? जैसे मटीरियल पे खर्चा कितना आया, लेबर पे कितना खर्चा आया? आप हर एक चीज़ को एफिशिएंटली डिटरमाइन कर पाते हैं और इसकी वज़ह से क्या होता है, जो वेस्टेज हो सकते हैं टाइम का या रिसोर्स का, वो सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये सब वो डिस्क्लोज़ कर देगा कि देखिए लेबर इतना करना चाहिए था, इतना ही किए हैं। तो लेबर का टाइम ज़्यादा लग रहा है या लेबर का कम लग रहा है या मटेरियल पहले महँगा मिला, अब सस्ता मिल रहा है। तो मतलब वो हर एक चीज़ को डिस्क्लोज़ कर देगा, तो आपका ये वेस्टेज क्या हो सकता है, रुक सकता है। इसके अलावा क्या है, ये मैनेजमेंट को हेल्पफुल है, असिस्ट करता है, नई पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये आपको क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो नेचर की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, स्पेशलाइज़्ड ब्रांच है, आर्ट एंड साइंस दोनों है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता है, प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को डिटरमाइन करता है, एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है और मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। ये सारे इसके फीचर्स हो गए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं। पहली बात क्या होती है, कॉस्ट को एसरटेन करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट को एसरटेन करना। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कॉस्ट को डिटरमाइन कर पाएँ कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जो भी जॉब परफॉर्म की जा रही है, जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है या जो भी प्रोसेस किया जा रहा है, जो भी यूनिट बन रही है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है। ये सब चीज़ें हम कैसे कर पाते हैं, इन सब चीज़ों को हम एक्युमुलेट कर पाते हैं, इसको एसर्टेन कर पाते हैं, इसको डिसाइड कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं कि ये खर्चा है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, कॉस्ट को एसर्टेन कर पाना, खर्चे को डिसाइड कर पाना या फिक्स कर पाना या डिटरमाइन कर पाना। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉस्ट को कंट्रोल कर पाना। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि खर्चा सही है या कम है, आप उसकी एफिशिएंसी को मेज़र कर पा रहे हैं। कैसे मेज़र कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको इसी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, है ना? वेरिएंस, ये सब क्या है? आप कॉस्ट में भी पहले ही बना लेंगे कि मटेरियल मिलेगा तो इतने का मिल जाना चाहिए या लेबर का इतना होना चाहिए या इतना प्रोड्यूस करेंगे। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बजटेड फिगर तैयार रहती है। अब जब एक्चुअली होता है, तो एक्चुअली अगर आपके बजटेड के अकॉर्डिंग नहीं आया या जितना आपने सोचा था कि इतना खर्चे में मटेरियल बन जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा और उतने में मटेरियल नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? प्राइस बढ़ गया था या क्वालिटी में कोई चेंज आया? तो बेसिकली क्या हो गया कि आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं। हर चीज़ डिस्क्लोज़ हो जा रही है कि एफिशिएंसी में एक प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल क्या है, अगर कोई वेरिएशन है तो क्या वेरिएशन है, तो आप ईज़िली उस वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कि रेट की वजह से मेरा कॉस्ट भग गया है, तो बढ़ गया है, या लेबर में एफिशिएंसी कम हो गई, लेबर ज़्यादा टाइम लेने लगी, इसलिए मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है कॉस्ट को रिड्यूस करना, रिडक्शन। देखिए, कंट्रोल एक अलग चीज़ है, रिडक्शन एक अलग चीज़ है। देखिए, कंट्रोल करना कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कम करेंगे। ये लेबर हमारा ज़्यादा खर्चा लगा रहे हैं, मटीरियल हमें ज़्यादा, सप्लायर हमें महँगे दाम पे मटीरियल सेल कर रहे हैं, या हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो रही है। या इस तरह की चीज़ों के बेसिस पे जब हमें पता चलता है, तो हम उसको कहते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। स्टैंडर्ड हमने सोचा था इतना, एक्चुअली इतना हुआ, तो क्यों हुआ? उस वेरिएंस को ढूँढें और इसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल करते हैं। पर जब हम बात रिडक्शन की करते हैं ना, तो रिडक्शन कहता है परमानेंट। परमानेंट क्या? परमानेंट रिडक्शन, है ना? आप उसकी क्वालिटी से नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से
या प्रोडक्ट की जो जिस पर्पज़ के लिए वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो पर्पज़ जो इंटेंड यूज़ करने का है, उसको बिना हैम्पर किए, बिना उस पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाले, जब आप कॉस्ट कम करते हैं, ठीक है? परमानेंटली कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। जैसे मटेरियल जितने का मिलना था, जितना लेबर लगना था, वो सब लगा, वो उसको कॉस्ट कंट्रोल जो करना है, वो कर लिया आपने। उसके बाद भी आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आ रही है, वो ₹10 आ रही है। आपको लगता है एक प्रोडक्ट ₹10 में नहीं बिकना चाहिए, इस प्रोडक्ट को हम ₹7 में करेंगे, तो ₹3 हमारा प्रॉफ़िट होगा, तब मार्केट में 10 से जाएगी, तो ठीक है। अगर 10 की कॉस्ट पड़ेगी और 3 हम प्रॉफिट लेंगे तो 13 में मार्केट में बिकेगी और मार्केट में अगर 13 में बिकेगी तो वहाँ पे तो कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में 10-11 में मिल रही है। तो इसका मतलब आपको इसका रिडक्शन करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं? आप ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे क्वालिटी में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, है ना? आपकी चीज़ें, आपका ब्रांड वैल्यू वैसे ही रहे, लेकिन कैसे करेंगे? आप प्रोडक्ट की शेप एंड साइज़ में चेंजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन जिसे कहते हैं। आप मटेरियल का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। या आप जो वेस्टेज हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस कर दीजिए या एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरह से करके आप जब परमानेंटली रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब आज इ इस जगह पे खर्चा ज़्यादा हो गया, इसको कंट्रोल करिए। मैंने या जैसे हम कहते हैं ऑफ़िस स्टाफ का खर्चा बढ़ गया, इसके लिए टोटल खर्चा बढ़ गया। तो ऑफ़िस स्टाफ में खर्चा क्यों बढ़ा है? इस वजह से बढ़ा है, इसको कम करिए। ये कॉस्ट कंट्रोल करना होगा, किस डिपार्टमेंट में किस जगह कॉस्ट बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करिए। कॉस्ट रिड्यूस करना आपका सब सही है या ज़्यादा है जो भी है, लेकिन परमानेंटली आप रिडक्शन करने वाले हो, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्या हो गया ऑब्जेक्टिव? डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज़ जो गुड्स या सर्विसेज़ हैं उनकी जो सेल्स प्राइस होगी उसको फिक्स करना। वो कैसे फिक्स होती है? कि जब आप कॉस्ट असर्टेन कर लेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में इतना खर्चा लगा और हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, तो खर्चा प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जब तक आपको खर्चा ही नहीं पता कि मेरा लगा कितना, मेरी लागत कितनी लगी हुई है, तब तक फिर आप प्रॉफिट उसमें क्या ही ऐड करेंगे? तो वो पॉसिबल नहीं होता सही तरीके से। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज़ की परफेक्ट प्राइसिंग जो मार्केट में सेल होगी, वो प्राइस आप फिक्स करें। एसेटलमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच ऑपरेशन, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, सेंटर एटसेट्रा। आप प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन कर पाते हैं। जैसे आप समझिए कि खर्चा है, कॉस्ट मार्केट में कोई चीज़ 15 की बिक रही है, मार्केट में सेल प्राइस 15 का है। आपको लगता है कि आप मार्केट को कवर करेंगे अगर इसकी प्राइस कम कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी, सेम क्वालिटी दें और कम प्राइस में दें तो कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर आप कम प्राइस में कब देंगे? कम प्राइस में तो अभी तभी आप दे सकते हैं ना कि जब आपकी कॉस्टिंग कम आए, क्वालिटी या प्रॉफिट कम करें। तो आप सोच रहे हैं प्रॉफिट ना कम करें, प्रॉफिट का परसेंटेज उतना ही रखें, बल्कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए, है ना? तो ये सब आप कैसे करेंगे? जब कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा कि आप कॉस्ट डिटरमाइन करिए, कॉस्ट को रिड्यूस करिए, कॉस्ट को कंट्रोल करिए, तो आप अपनी कॉस्ट सही डिटरमाइन कर पाएँगे। जब कॉस्ट सही डिटरमाइन कर पाएँगे, तो आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज भी सही से डिटरमाइन कर पाएँगे और वो ये साथ में ये भी हेल्प करता है कि प्रॉफिट टोटल में क्या आई है और हर एक ऑपरेशन से आप कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, वो सब कुछ आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, एसरटेन कर सकते हैं। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इतने सारे डिस्क्लोजर देता है, इतनी सारी डिटेल्स बताता है, तो जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट नई जो स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लान, जो कुछ भी फ्रेम करना है, उसको रूल्स फ्रेम करना है, वो ईजिली कर पाती है क्योंकि उसको पता है कि कहाँ प्रॉब्लम एरिया है, क्या सही है, क्या गलत है, सब चीज़ उसके सामने है। तो उसके बेसिस पे वो नई पॉलिसीज ड्राफ्ट कर सकती है और आगे के प्रोसेस में डिसीजन ले सकती है कि उसको क्या करना है ना? तो ये डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसी फ्रेम करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मेन बेसिस प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे डिसाइड करना, मैनेजमेंट को बहुत असिस्ट करता है। नेक्स्ट होता है कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए भी ज़रूरी है। मतलब कुछ स्टैट्यूटरीज़ रूल है, मतलब लॉ एक्ट हमें अबाइड करता है कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करना ही करना है और अगर करना ही करना है तो आपको वो करने के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए होगी। आपको ये डिटेल्स चाहिए होंगी और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पेनल्टी भरेंगे, फाइन्स भरेंगे। तो बेसिकली जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी है कि हम लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कंपनीज़ एक्ट 148 जो है, कंपनीज़ एक्ट में 148 में बताया गया है कि भई ये कंपनीज़ हैं जिनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। कॉस्ट शीट बनाइए, बताइए, आप बताइए कि खर्चा कैसे बना है, कैसे तैयार हुआ है। तो
उसके लिए उन्होंने पूरा कंडीशन दे रखा है कि आपकी कंपनी में जैसे उन्होंने दे रखा है कि कंपनी ए मतलब पोर्टफोलियो दिया है कि टेबल ए या टेबल बी में आप किस उसमें आते हैं। अगर आप टेबल ए में आते हैं या टेबल बी में आते हैं, तो इस तरह के गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो भई आपको ज़रूरी है कि अपना कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करिए। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम जिसे कह रहे हैं, वो सब चीज़ें डिटेल बनाइए आप। या फिर आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज़ का, उसका जो ऑल ओवर टर्नओवर है आपका सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को मिला के, जो आपका टर्नओवर जा रहा है वो 35 करोड़ से ज़्यादा है। तो वे ऐसे केस में आपके लिए ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगी कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग तैयार करिए, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाइए। तो ये सब क्या है, ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बनानी ही पड़ेगी अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए इसको एज़ अ प्रोफेशन चूज़ किया गया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नेचर्स, कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।